हम्म, तब बच्चा लोग सब टनाटन है ना। आज हम लोग एटम के बारे में कुछ कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। एक्स्ट्रा क्या मतलब, एटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यही है, आराम से कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए। और टनाटन जो हम डिस्कशन कर रहा हूँ उसको समझिए अच्छी तरीके से, और कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए माइंड में, है ना। सबसे पहले एटॉम के बारे में हमको डाल्टन साहब बताए। कौन बताए भाई? डाल्टन साहब बताए। बड़ा सिंपल कंसेप्ट दिए, बहुत सिंपल। बोले कि बोले सबसे पहले तो ये, अभी अगर लास्ट वीडियो आप मेरा देखे होंगे तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बारे में जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग एटम के बारे में सिर्फ जानेंगे। तो डाल्टन साहब बोले कि स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। बोले इनडिविजिबल, स्मॉलेस्ट बोले उधर सही, अच्छा स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होता है। इनडिविजिबल जो बोले कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और छोटा छोटा टुकड़ा में नहीं बांटा जा सकता, ये शायद गलत बोल दिया। गलत क्या, ये कहना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत कुछ होना बाकी हो सकता है। जो आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं सब गलत हो जाएगा। तो ये बोले कि स्मॉलेस्ट indivisible particle is called एटम। जैसे ये पॉइंट ले लो, अगर हम इसको और फर्दर तोड़ ना सकें तो फिर ये क्या है? एटम है इनके अनुसार। हालांकि आगे चल के वही एटम को एटलीस्ट हम लोग दो पार्ट में तो डिवाइड कर ही दे रहे हैं कि किसी एटम से हम लोग आज क्या कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। यानी कि इधर क्या बच गया, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो दो पार्ट में तो एटलीस्ट ये डिवाइड हो ही जा रहा है। तो इनका थ्योरी तो वैसे भी फेल करना था, फेल हो गया थ्योरी। ठीक है, इनका थ्योरी क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। हालांकि अब आप लोग रिसर्च करिए कि क्या इनका थ्योरी फेल हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी हिले है। हो सकता है कि हो, कहना बड़ा मुश्किल है साइंस में। एक्चुअली हम इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझने के बाद भी ये कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि इनका थ्योरी फेल हो गया। आगे हम इसको समझेंगे, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि इनका थ्योरी फेल हो गया। लेकिन आज इनका थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। ठीक है, बोलते हैं क्या छोटा मोटा थ्योरी दिए थे बच्चा वाला। और ठीक है भाई, बच्चे वाला थ्योरी था इनका। उसके बाद आए थॉमसन साहब। अब एटम के बारे में कुछ कुछ बातें पता चल चुकी थी। क्या क्या बात? पहला बात था कि एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। मतलब एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। न्यूट्रल माने नेट चार्ज उसके ऊपर में जीरो होता है। दूसरा पॉइंट कुछ कुछ था कि जब थर्मियोनिक इमिशन, यानी कि जब उसको हम हीट करते हैं, किसी मेटल को हीट करते हैं, तो उससे क्या निकलता है? इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन
हीटिंग जैसे कि सपोज ये मेटल सरफेस है, इसको अगर हम हीट करें तो ये क्या इजेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है हीट करने पे। ये दो तीन बात पता चल चुका था कि न्यूट्रल होता है, हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, प्रोटॉन इजेक्ट तो होता नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो इजेक्ट होता नहीं। ये सब पता चल चुका। जैसे थॉमसन इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए अब इसको दिमाग में रख करके कि न्यूट्रल होता है, हीट करने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, इसको दिमाग में रख करके जे थॉमसन साहब कुछ बात बोले। क्या बोले भैया? जे थॉमसन साहब का बोलते हैं, बहुत गड़बड़ बात बोले हो। बोले कि नहीं सब गड़बड़ तुम लोग बोल रहा है। एटम इज मेड अप ऑफ सॉलिड, इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी सॉलिड जो स्फीयर हमें बना है किसका बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर क्या है भैया? सफिशिएंट अमाउंट में क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेड़ दिया गया है। नहीं समझे? ये जो स्फीयर है किसका मतलब बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिए इसमें, ताकि ये क्या हो जाए? कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कितना घुसेड़े तो जितना इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर इसको घुसेड़ दिया, न्यूट्रल हो गया। तो ये तो एक्सप्लेन हो गया कि एटम न्यूट्रल है, और दूसरा बात भी इसमें एक्सप्लेन हो गया कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो चूंकि तो बना हुआ है सॉलिड, पॉजिटिव चार्ज तो बना हुआ है सॉलिड मटेरियल, मतलब पूरा है सॉलिड जो स्फीयर है वो किसका बना? पॉजिटिव। तो हीट करेंगे तो क्या इजेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। नहीं तो ये दो चीज को तो एक्सप्लेन कर दिया, बहुत फेमस हो गया ये थ्योरी। हाँ ये बढ़िया वाला थ्योरी दिए हैं, यही है, सही है। नहीं समझे? हाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया भैया, बहुत तगड़ा थ्योरी दिया। लेकिन एक आ गए इन्हीं के बाद लेनार्ड साहब। कौन आ गए बेटा? लेनार्ड साहब। वो थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला थे। वो का किए, सुनिएगा ध्यान से। एक मेटल फॉइल लिए, सोना लिए, गोल्ड लिए कि चांदी लिए हमको नहीं पता, लिए होंगे गोल्डे लिए होंगे, और उसके ऊपर कैथोड रे का वर्षा करवा दिया। जब कैथोड रे का वर्षा करवाए तो पाए क्या कि कैथोड रे उस मेटल फॉइल से क्या करता है? अनडेविएटेड पास कर जाता है। हो गया, धक्का लग गया इनको। अभी बोल रहे हैं कि सॉलिड मटेरियल, सॉलिड स्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और रिक्वायर्ड अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन उसमें घुसेड़ दिया गया है। अगर ये सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है, कहने का मतलब सॉलिड पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है सॉलिड स्फीयर, तो इसके थ्रू कैथोड रे पास कैसे कर गया? कैथोड रे को तो ये क्या कर लेता? अब्सॉर्ब कर लेता। हाँ, अनडेविएटेड कैसे पास कर गया? कुछ गड़बड़ है इस मॉडल में, फेल हो गया मॉडल। और लेनार्ड साहब का बोले कि नहीं इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। नहीं समझे? इसका क्या है? उल्टा है। बना हुआ है किस चीज का? सॉलिड स्फीयर तो है, ठीक है, बढ़िया बात है, बोले हैं तो अच्छे बोले होंगे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज का सॉलिड स्फीयर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज घुसेड़ा हुआ है, ये इसका उल्टा बताए। ऐसे है, ठीक है। तब फिर जैसे कि इसको कैथोड क्या कर देगा? पास कर देगा। अब उसको एक्सप्लेन किए तो इनका ही फिर गड़बड़ होने लगा। तब फिर ठीक है भाई, अच्छा यही मॉडल है। अब चार्ज इसको जब गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होता है? ये फेल हो गया। दोनों एक दूसरे को गड़बड़ा दिए काम, थियोरिया हो गया फेल। जब दोनों फेल हो गए
तो एक आए जिनका कि अभी भी कंसेप्ट लिया जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ हल्का फुल्का बुक का रीडिंग डालिएगा कि और डिटेल में अगर कहीं मिल जाए, इससे ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है थॉमसन और लेनार्ड के बारे में। ठीक है, अब तीसरे बाबू साहब आए रदरफोर्ड साहब। कौन आए? वो बड़ा निकले चालाक। वो बोले छोड़ो तुम लोग कैथोड रे करते रहते हो। वो लिए, वो क्या लिए, ये क्या है, गोल्ड फॉइल। और कहा कि ये इसके ऊपर में बमबारी करवा दिए। किस चीज का? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का इसके ऊपर क्या करवाए बेटा? बम्बार्डमेंट करवाए। और ये क्या है? गोल्ड फॉइल, बहुत पतला। वो पाते क्या, अल्फा पार्टिकल क्या है? जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, 4 यूनिट जिसका मास हो, मतलब हेवी आयंस है वो। ठीक है, और जब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर में डाला गया, चलो दिखाओ अल्फा पार्टिकल को, प्लस प्लस और 4 यूनिट, ये टन टना टन पूरा एकदम बम्बार्डमेंट करवा दिया। तो पाए क्या हो, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल इस पर जा रहा है। ऐसे 2 चार्ज दिखा रहे, मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के। तो पाया क्या गया कि ये अनडेविएटेड इससे पास कर जा रहा है। सब के सब क्या कर जा रहा है? पास कर जा रहा है। सब के सब क्या कर जा रहा है? पास कर जा रहा है गोल्ड फॉइल से। तो हो गया गड़बड़। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए था, गोल्ड फॉइल को पास कर जाना चाहिए था। लेकिन पाया ये गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल, मतलब 1000 में 99% पास कर गया अनडेविएटेड। एक आध वो अल्फा पार्टिकल का हुआ, इसको भी पास करवा दी। एक अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत सारा में एक, क्या किया कि जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न हो गया। ये चकमा वाला बात हो गया। ये चकमा वाला बात हो गया कि आखिर ये हेवी पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या? हेवी पार्टिकल है। 4 यूनिट मास है इसका, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन से टकराता या इससे लाइटर कोई, मतलब इससे हल्का किसी पार्टिकल से टकराता तो उसी को धकेल धुकेल के ही तो उधर पार कर। नहीं, यहां जरूर कोई हेवी पार्टिकल है जो इसके मास से अधिक मास, मतलब यूं समझिए कि जिस गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड एटम का सारा मास इसी के यहीं पर में है। इसका मतलब हेवी पार्टिकल है। ये कंक्लूजन निकालना पड़ा कि भाई जिस रास्ता से गया है अल्फा पार्टिकल उसी रास्ता पर रिटर्न हो गया, मतलब वहां जरूर कुछ भारी भरकम चीज है। अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या है? अनडेविएटेड पास कर रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम का वो क्या है? खाली है। बात समझ में आ रही है? इस रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही रदरफोर्ड साहब ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कौन? रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसको ऐसे करके आप, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब कुछ कंक्लूजन इससे ड्रॉ किए। बोले क्या? पहला बात कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज वैकेंट, खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज वैकेंट। और कहते हैं कि कहीं एक पॉइंट है जहां टोटल का टोटल मास एटम का प्लस टोटल चार्ज है सेंटर पे कहीं, उस सेंटर को बोले न्यूक्लियस। उसको क्या बोले बेटा जी? न्यूक्लियस। कहीं तो है न्यूक्लियस पर में जहां टोटल मास एटम का और चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वहीं पर में क्या है? सेंटर्ड है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ है कहीं। ठीक है, इससे दूर है, चारों तरफ ना कहिए तो दूर कहिए। मान लिया ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर में,
बात समझ में आ रही। दूसरा तो अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर में है, मतलब इससे दूर है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। ठीक है, जिसके थ्रू खाली स्पेस है तो अल्फा पार्टिकल ही पास कर जा रहा है, यहां जहां गया तो अल्फा पार्टिकल को मार के भगा देता था न्यूक्लियस वाई। लेकिन अब अगर इससे दूरी पर है इलेक्ट्रॉन, बीच में खाली स्थान है, तो ये तो इसमें चला जाएगा सीधा, इसमें क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, एटम क्या कर जाएगा, वैनिश कर जाएगा। तो रदरफोर्ड साहब दिमाग लगाए, बोले कि नहीं नहीं, दूर तो है लेकिन ये क्या कर रहा है, घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। बहुत सारा चीज एक्सप्लेन हो गया। अब देखिए, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये तो सेंटर पे है, न्यूक्लियस पे है, तो यही ना इजेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है। ये अल्फा पार्टिकल के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर दिया, कैथोड रे को भी अगर इससे हम पास करें तो उसके बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारा बिहेवियर को ये रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। लेकिन अब कुछ कुछ सवाल ऐसा रह गया जिसको कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला सवाल तो ये उठा कि इसके बाद कुछ बहुत समय तक 2-4-5 साल तक ये थ्योरी एक्सेप्टेड रहा, एटॉमिक थ्योरी किनका, रदरफोर्ड साहब का। लेकिन जब मैक्सवेल साहब बताए कि व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल, कौन बताया ये बात, मैक्सवेल साहब बताए कि व्हेनेवर ए चार्ज्ड पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन दैट चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी, मतलब रेडिएशन होता है, रेडिएशन के कारण इसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो इसका स्पीड घटेगा, इसका स्पीड अगर घटेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो क्या होगा, घटते जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। लेकिन ये मैक्सवेल साहब का ये थ्योरी का, ये रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या कहें, मतलब सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था, टूटा। अब टूटने का क्या है, मतलब टूटिए गया था, लेकिन चूंकि अब नया कुछ मॉडल आया नहीं था तो ये बहुत सालों तक एक्सेप्टेड रहा। दूसरा एक बात और है, दूसरा एक समस्या ये भी आ गया था कि जब किसी एटम को हीट कर रहे थे, ठीक है, जब किसी एटम को क्या किया, हीट किया, तो उसके बाद वो जो रेडिएशन इमिट करता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जो रेडिएशन इमिट करता है या फिर जो स्पेक्ट्रम शो करता है, उसका जो वेवलेंथ है वो शार्पली डिफाइंड है। शार्पली डिफाइंड कहने का मतलब कि जैसे λ1, λ2, λ3, λ1 ही शो कर रहा है, जैसे हम हाइड्रोजन एटॉम लिए तो ये λ1 शो कर रहा है, या λ2 या λ3, इन सब के अलावे और कोई वेवलेंथ उस स्पेक्ट्रम में है ही नहीं, शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ, जो कि इस इक्वेशन से दिया जा रहा था। ये इक्वेशन डिराइव किया जा चुका था, ठीक है, इस इक्वेशन से दिया जा रहा था, वेयर m जो है वो ग्रेटर देन n है, यानी कि n अगर 1 है तो m 2, 3, 4, 5 हो सकता है, n अगर 2 है तो m 3, 4, 5, 6 हो सकता है। इस तरह से r इज रीडबल कांस्टेंट, r इज ए कांस्टेंट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो शार्पली डिफाइंड ही वेवलेंथ क्यों शो करता है, हाँ, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ ही क्यों शो करता है, λ1 और λ2 के बीच में कोई और, अब अगर मान लिया जाए कि हाइड्रोजन एटॉम है, हाइड्रोजन एटॉम को अब अर्थ पे अगर हीट किया उसके बाद जब रेडिएशन शो करता है तो वेवलेंथ यही आता है, या ये आएगा या ये आएगा, इसके अलावा और वेवलेंथ ही नहीं आ रहा, या फिर एक और है λ4 तो λ4 ही आएगा। बात समझ में आ रही, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा, रेडिएशन जो करता है उसको
मतलब जो एनर्जी रेडिएट करता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। रदरफोर्ड साहब का ये जो मॉडल था ये भी टूट गया, एक्चुअल में टूट ही गया। नेक्स्ट मॉडल जो आने जा रहा है वो आ गए नील्स बोर साहब। नील्स बोर साहब कोई नया मॉडल नहीं दिए, इसी सब में कुछ पॉस्टुलेट दे दिए, यही सब चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या दे दिया, पॉस्टुलेट दे दिया। तो नील बोर साहब कंसेप्ट सब यही है कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन जो चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे रदरफोर्ड साहब का मॉडल, उसको नील बोर साहब कैसे करके एक्सप्लेन किए वो जरा सा समझ लीजिए। सबसे पहले बोर साहब क्या बोले, क्या बोले कि एटम जो है क्या दिए कि द इलेक्ट्रॉन मूव्स राउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन मूव्स राउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर में वो घूम रहा है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन ले लें तो ये प्रोटॉन हो गया, आई हमारा ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ, पहला ही हो गया। दूसरा बात वो बोले कि सर्कुलर पाथ पर जो ये घूमता है इसका रेडियस क्या है, फिक्स रहेगा, इसका रेडियस क्या है, फिक्स रहेगा, यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है। बात समझ में आ रही है। दूसरा बात इसमें क्या हो गया कि ये घूम तो रहा है फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, और दूसरा जब ये घूमता है तो ये रेडिएशन इमिट नहीं करता है। लाइसेंस इसको प्रोवाइड कर दिए कि रेडिएशन तो इमिट नहीं करेगा। गड़बड़ घोटाला तो हो गया, रेडिएशन क्यों नहीं करेगा, लाइसेंस कैसे मिल गया। लेकिन बोलिए दूसरा पॉस्टुलेट यही है कि रेडिएशन इमिट नहीं करता है एज पर मैक्सवेल साहब। थर्ड पोस्टुलेट क्या ही दिए कि ईच ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, या मोर प्रिसाइजली कहें कि एटम का एनर्जी फिक्स होता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो टोटल एटम का एनर्जी फिक्स रहेगा, अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि मान लिया जाए कि n बराबर 1 में है, n बराबर 2 पर में है। दूसरा बात क्या बोले कि अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा, और लोअर ऑर्बिट से अगर हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। दैट इमिशन ऑफ एनर्जी और एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा ई बराबर क्या हो जाता है, E2 माइनस इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड लाइट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं एच सी बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। ये हमारा तीसरा पोस्टुलेट हो गया, है ना। चौथा बोले कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी आर जो है एच बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार पोस्टुलेट दिए और सारा झंझट खत्म कर दिए। सारा झंझट खत्म हो गया, लाइसेंस दिलवा दिए, इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर पाथ पर, एक्सेलरेटेड मोशन में है चार्ज पार्टिकल, लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है। सर्कुलर ऑर्बिट पे तो घूम रहा है लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा, तो वो डिस्क्रीट जो शार्प वेवलेंथ दे रहा था वो इससे एक्सप्लेन हो गया कि n बराबर 2 से 1 में जाएगा तो यही जो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एच सी बाई लैम्डा, तो ये डेल्टा ही तो फिक्स है ना दो ऑर्बिट के बीच के लिए, शार्पली डिफाइंड वेवलेंथ, एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ दे रहा था। सारा झंझट नील्स बोर साहब इसी पर खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है, कहानी है खत्म, चैप्टर क्लोज कर दिए। बोले इतना झंझट हम नहीं पालेंगे भाई, कहा मैंने कि इसी में लगल रहेंगे, कुछ आगे भी बढ़ना है ना। तो नील्स बोर साहब के दिए हुए पोस्टुलेट के आधार पर हम
हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का रेडियस अभी कैलकुलेट करेंगे। सर्कुलर ऑर्बिट जो घूम रहा है वो रेडियस। हाइड्रोजन लाइक एटम्स किसको कहेंगे? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम, इसके पास दो प्रोटॉन है ना, और दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो हीलियम प्लस साइन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। लिथियम, तो लिथियम से कितना? तीन है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो लिथियम प्लस प्लस साइन, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। नील्स बोर साहब का ये जो कंसेप्ट अभी तक जो भी हम दे रहे हैं, किस एटम के लिए वैलिड है? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए? ये जो भी एक्सप्लेनेशन अभी हम दे रहे हैं, तो चलिए इसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं। nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ठीक है। चलिए बड़ा सिंपल ढंग से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इतना चार्ज है सेंटर पर, इतना चार्ज है प्लस जेडी है, यहाँ पर मेरे वो इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है चारों ओर। रेडियस वाइज का क्या है? nth ऑर्बिट का हम ले रहे हैं आर एन, nth ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, आर एन। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना लगेगा? वो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? के Q1 Q2 बटा आर एन स्क्वायर होगा ना। के का वैल्यू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए हैं। जेड ई इंटू ई बटा आर एन स्क्वायर, यानी कि हो गया जेड ई स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट आर एन का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर इसका स्पीड हमारा v है तो ये बराबर क्या होगा? मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा ना जी। तो यहां से हमारा क्या आ गया? आर एन बराबर क्या आ गया? एक आर एन से तो एक आर एन, तो आर एन बराबर सीधे आ गया जेड ई स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन है। जेड तो वही हर एटॉम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एटॉम के लिए वैल्यू अलग अलग होगा। ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भी इसका स्पीड है। अगर भी पता चल जाए तो nth ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा। भी कैसे पता करेंगे? नील्स बोर साहब का फोर्थ पोस्टुलेट याद कीजिए। एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, जहां n इज द ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट जो भी है। तो यहां से हमारा क्या हो गया? भी का वैल्यू निकल जाएगा एन एच बटा 2 इंटू आर एन। तो भी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कि भी स्क्वायर यहां से आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 स्क्वायर एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। इसको इसमें डाल दीजिए, 2 में इसको डाल देते हैं। तो 2 में जब डालेंगे भी स्क्वायर की जगह पर तो क्या हो जाएगा बेटा? आर एन बराबर जेड ई स्क्वायर बटा 4 एप्सिलॉन नॉट एम, भी स्क्वायर की जगह पर डालेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अब बट्टा में तो ऊपर चल जाएंगे फिर 4 स्क्वायर एम स्क्वायर और आर एन स्क्वायर। ये आर एन बराबर, तो क्या कर देंगे इधर से इसको खत्म कर देंगे, इधर 1 हो जाएगा यहाँ से। यानी कि आर एन बराबर हमारा कितना आ गया? देखिए ना, 4 एप्सिलॉन नॉट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर
जेडी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना। अब देखो 4 पाई, एक पाई नीचे बचेगा, एक एम से एक एम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा जेड ई स्क्वायर, पाई ले लो, पाई तो एक ठो बचेगा ना, पाई जेड ई स्क्वायर, पाई जेड ई स्क्वायर एम, है ना, होगा आर एन बराबर एक एम तो गया, तो पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बटा पाई ई स्क्वायर इंटू एम इंटू इधर क्या कर देंगे एन स्क्वायर बटा जेड। देखो एन का वैल्यू क्या है, ऑर्बिट नंबर है ये, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, बाकी इधर जो ये टर्म है पूरा का पूरा, देखो ये वाला, ये क्या है हमारा बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कितना आता है, यही हमारा nth ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। कांस्टेंट का जो वैल्यू है कितना आएगा, अभी फट से हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, कौन बड़का, हाँ शिफ्ट, एक सेकंड में हम बता रहे हैं बच्चा, एप्सिलॉन नॉट शिफ्ट कांस्टेंट कितना भैया, एप्सिलॉन नॉट तो 32 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू शिफ्ट कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट डालिए 0.6, इसका स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बराबर कितना आया, इतना, डिवाइडेड बाई क्या है, शिफ्ट पाई इंटू 1.6 का स्क्वायर गुने 10 के पावर -38 इंटू एम यानी कि 9.1 इंटू 10 के पावर -31। ठीक है, ये लगभग आ गया बेटा, इसका वैल्यू, ये जो कांस्टेंट है ये इतना सा टर्म, इसका वैल्यू आ रहा है 53.1 इंटू 10 के पावर -12 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, या फिर मोर प्रिसाइजली इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि nth ऑर्बिट का जो रेडियस हो जाएगा 53.1 एन स्क्वायर बटा जेड पिकोमीटर, क्योंकि 10 के पावर -12 को क्या बोलेंगे पिकोमीटर, ये हमारा फॉर्मूला, इसको अब याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए वैलिड है। 53.1 एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, देख रहे हैं जेड का वैल्यू अगर 1 पुट करें, एन का वैल्यू 1 पुट करें तो 53.1 पिकोमीटर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 4 गुना इसका हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 3 या 9 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ऐसा कोनो बात नहीं है, तो रेडियस हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन लाइक आयंस या हाइड्रोजन का हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, En क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, En इज इक्वल टू व्हाट होगा ऑन द बेसिस ऑफ बोर साहब का जो एटॉमिक मॉडल है उसके आधार पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को, और आराम आराम से, टेंशन वाला कोनो बातें नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सब आसान चीज है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझने के लिए अगर कहेंगे तो जब क्वांटम मैकेनिक्स में हम घुसेंगे ना तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अभी सब आसान है बिल्कुल। ठीक है।